कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे सिपाहियों को देखते हैं और आज इन सिपाहियों के लिए एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है जिसका नाम है बेन मिलर, लेकिन उसे सारे बेनी कह के बुलाते हैं। फिर यहाँ पे बेनी आ जाता है और इन सारे सिपाहियों को बताने लगता है अपने युद्ध के बारे में कि उसने कितने सारे युद्ध लड़े हैं और वो इन्हें बताता है कि कोई भी हथियार आपको युद्ध नहीं जिता सकता और ना ही आपकी सेना। आपको अगर कोई युद्ध जिताता है तो वो है आपका हौसला और अपने हौसले के दम पर ही आप उस मौत के मुंह से वापस आते हैं। इसीलिए हमेशा ही अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और आपको आने वाले हर एक चीज के लिए तैयार भी होना चाहिए, तभी आप अपने देश की सेवा कर पाएंगे। तभी हमारे सामने कोलंबिया का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक चॉपर देखते हैं और इस चॉपर में बैठा है प्राइवेट मिलिट्री एडवाइजर सैंटियागो गार्सिया, जिसे सारे लोग पोप कह के बुलाते हैं। फिर ये चॉपर लैंड होता है एक झोपड़पट्टी के पास और पोप अपनी पूरी टीम के साथ आगे बढ़ने लगता है और जल्दी ही ये लोग एक घर को घेर लेते हैं। इन्हें पता लगा है कि अंदर बहुत सारे आतंकवादी हैं, इसीलिए अभी लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि वो सारे के सारे आतंकवादी बाहर है, लेकिन ये आतंकवादी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सारे लोग अपने अपने हथियारों को तैयार कर लेते हैं। तभी अंदर से वो लोग एक आरपीजी छोड़ते हैं और इनकी एक गाड़ी को ब्लास्ट कर देते हैं और देखते ही देखते यहाँ का युद्ध शुरू हो जाता है और चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं और ये लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है। फिर इन सारी चीजों को देखने के बाद पोप समझ जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से इन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, इसीलिए वो अपनी टीम को कहता है कि तुम लोग ऐसे ही फायरिंग करते रहो और मुझे कवर दो, मैं ऊपर से जाकर के इन पे हमला करता हूँ। इसीलिए अब पोप ऊपर जाता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है और देखते ही देखते ये लोग यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं जिससे सारी चीजें तहस नहस हो जाती है और लगभग सारे के सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। तब ये लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं। तब हमें पता लगता है कि अंदर सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं और इन सारे आतंकवादियों के पास बहुत सारा कैश था और उसके साथ साथ इनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार भी थे। इसीलिए अभी सारे सिपाही अंदर घूमने लगते हैं और इन्हें यहाँ पे एक घायल आदमी मिलता है। तब वो उससे पूछताछ करने लगते हैं और हमें पता लगता है कि ये सारे के सारे लोग लोरिया के लिए काम करते हैं और ये सारे लोग लोरिया का ही पता लगाना चाहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। इसलिए अभी लोग इसे टॉर्चर करने लगते हैं और इससे पूछते हैं कि अपने मालिक का पता बताए। तब ये आदमी इन्हें पता बताता है, लेकिन ये पता बिल्कुल ही आधा अधूरा है, लेकिन अब इनके हाथ में कुछ तो है। लेकिन पता मिलने के बाद भी ये लोग सबको मार देते हैं और अंदर जितने भी बच्चे, बूढ़े और औरतें होती हैं उन सबको बाहर ले आते हैं और इन्हीं सब में एक लड़की है जिसका नाम है योवाना। फिर ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं योवाना यहाँ से भागने लगती है और सारे सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। तब पोप उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम लोग बाइक से आगे आओ, तब तक मैं उसका पीछा करता हूँ। इसीलिए अब पोप उसके पीछे भागने लगता है। लड़की भागती जाती है और ये उसका पीछा करते जाता है, लेकिन लड़की सबको चकमा देकर के यहाँ से निकल जाती है। इसीलिए पोप अपनी टीम को वापस भेज देता है और थोड़े समय के बाद फिर से घूमने लगता है झोपड़पट्टियों में। फिर जाता है एक घर के पास और जैसे ही वो उस घर के अंदर दाखिल होता है हमें पता लगता है कि ये घर इवाना का है और इवाना पोप की मुखबिर है। इसीलिए अब पोप यहाँ पे गुस्सा करने लगता है इवाना पे और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था उस जगह पे जाने से और पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हम लोग वहाँ पे रेड मारने वाले हैं, फिर भी तुम वहाँ पे क्यों आई? अगर जरा सा ऊपर नीचे होता तो तुम अभी हवालात में होती, आखिर तुम वहाँ पे क्यों गई? तब इवाना कहती है कि मेरा भाई वहीं पे था, इसीलिए मैं उसे लेने के लिए गई थी, तब तक तुम लोग वहाँ पे चले आए और मेरा भाई तुम लोगों के कब्जे में है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो। तब पोप कहता है कि इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, अब तुम्हारे भाई पे कार्रवाई होगी और मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छुड़ा पाऊंगा। तब इवाना कहती है कि मुझे पता है कि लोरिया कहाँ पे है। तब इस बात को सुनने के बाद पोप चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कब से पता था? तब इवाना कहती है कि हाल ही में मेरा प्रमोशन हुआ है, इसीलिए अब मैं पैसों वाले वैन को लेकर के उसके घर पे जाती हूँ, तो अगर तुम मेरे भाई को छुड़वा दोगे तब मैं उसका लोकेशन बता। फिर पोप यहाँ पे एक डील करता है और कहता है कि तुम्हारे भाई को मैं सिर्फ एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, अगर तुम उसके पूरे घर की वीडियो बना करके लाओगी। तब इवाना भी इस चीज के लिए मान जाती है। तभी हम बेनी को देखते हैं जो बाकी सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी यहाँ पे पोप आ जाता है और अब बेनी मिलता है पोप से और हमें पता लगता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तब पोप यहाँ पे बेनी से कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है और मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम इस काम को करे। तब बेनी कहता है कि मैं इस काम को करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें रेड फ्लाई को भी मनाना पड़ेगा। तभी हम टॉम डेविस को देखते हैं जिसे सारे रेड फ्लाई कह के बुलाते हैं और रेड फ्लाई अभी एक ब्रोकर का काम करता है, लेकिन किसी जमाने में वो आर्मी में हुआ करता था इन दोनों के साथ और उसकी जिंदगी बहुत ही गुर्बत में बीत रही है। तभी यहाँ पे पोप आ जाता है उसके पास और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन काम है, मुझे सिर्फ 7 दिन चाहिए, अगर तुम मेरा साथ दोगे तब मैं तुम्हें $17,000 दूंगा। तब रेड फ्लाई कहता है कि मैंने वो सारा काम छोड़ दिया है और अभी मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, इसीलिए मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इसीलिए अब पोप भी जाने लगता है रेड फ्लाई के साथ, लेकिन रेड फ्लाई जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो वहाँ से कुछ बिल्स को कलेक्ट करता है और हमें पता लगता है कि रेड फ्लाई का डाइवोर्स हो गया है, लेकिन वो अभी भी अपनी पत्नी का पूरा खर्चा उठाता है और अपनी बेटी को अपने ही पास रखता है। तभी गाड़ी में आकर के उसकी बेटी बैठती है और रेड फ्लाई उसे स्कूल छोड़
छोड़ने के लिए जाने लगता है। तब पोप को भी सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है, इसीलिए वो मिशन की फाइल गाड़ी में ही रख देता है और रेड फ्लाई को कहता है कि एक बार जरूर देखना। और इतना कहने के बाद वो पहुंचता है एक बॉक्सिंग मैच देखने के लिए। और यहीं पर हम देखते हैं बेन मिलर को, और मिलर बेनी का छोटा भाई है और यहाँ पे बेनी भी है। लेकिन इनके अलावा यहाँ पे एक और आदमी है जिसका नाम है फ्रांसिस्को मोराल्स, जिसे सारे लोग कैटफिश कहते हैं। और कैटफिश एक बहुत ही बढ़िया पायलट है, इसीलिए पोप उसे भी समझाने लगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन में मेरा साथ दो। तब कैटफिश कहता है कि मेरा लाइसेंस रद्द हो गया है, मैं एक ड्रग के केस में फंस गया था, इसीलिए अब मेरे ऊपर केस भी चल रहा है। तब इन बातों को सुनने के बाद पोप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए प्लेन उड़ाओ। इसीलिए सारे लोग निकलने लगते हैं और जल्दी ही फाइट होने वाली होती है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड फ्लाई भी आ गया है और अब वो भी इस मिशन के लिए तैयार है। तभी मिलर जाता है फाइट करने, लेकिन अगला फाइटर उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देता है और ये सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी ही पहुंचते हैं ब्राजील के जंगलों में। और बीच जंगल में जाकर के ये लोग अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वहाँ से आगे आकर के एक घर को देखते हैं और हमें पता लगता है कि यही घर मिस्टर लॉरिया का है। तभी ये लोग अंदर एक गाड़ी को जाता हुआ देखते हैं और हमें पता लगता है कि इस गाड़ी में योहाना है। फिर गाड़ी अंदर जाती है और हमें पता लगता है कि इस पूरी की पूरी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ पैसे भरे हैं, जिसे अब लॉरिया के लोग बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन अब योहाना घर के अंदर चली जाती है और अब पूरे घर की वीडियो बनाने लगती है। तभी लॉरिया सामने आता है और वो रजिस्टर में अपनी एंट्री करता है इन पैसों के लिए और योहाना इसकी भी वीडियो बना लेती है और सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं और रात में एक जगह पे बैठते हैं। तब रेड फ्लाई कहता है कि अब हमें अपनी योजना बनानी पड़ेगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें ये योजना नारकोटिक्स वालों को कब बतानी है और तुम्हारा डिपार्टमेंट हमारी इसमें कितनी मदद करेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद पोप कहता है कि मैं सोच रहा था कि हमें डिपार्टमेंट को बताना ही क्यों है कुछ, अब तक मैंने डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं बताया है। तब इस बात को सुनने के बाद बेनी चौंक जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और अब तक ये सारी की सारी प्लानिंग तुम कर रहे थे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तब पोप कहता है कि ये बिल्कुल सही है, हम इतने साल से सरकार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमें क्या दिया, अभी हम सब गुर्बत में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। रेड फ्लाई को ले लो, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में भेज सके। मिलर हर बार मार खा रहा है ताकि वो थोड़े पैसे बना सके। बेनी बिना मतलब की ट्रेनिंग देते रहता है और दिन भर भाषण देता है ताकि वो अपना घर चलाए। हम सबको पैसों की जरूरत है, हम सब बहुत ही काबिल लोग हैं, लेकिन बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं है और हम अपनी जिंदगी को जानवरों की तरह बिता रहे हैं। और अगर तुम लोगों को यह काम नहीं करना तब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम लोगों को वापस छोड़ दूंगा, लेकिन मैं दूसरी टीम बुलाऊंगा क्योंकि मुझे कैसे भी इस काम को अंजाम देना है और ये पैसे मैं लॉरिया से चुरा रहा हूँ और उससे पैसे चुराने में कुछ भी गलत नहीं है। और इतना कहने के बाद वो सबको छोड़ने जा रहा होता है। तब सारे लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि हम इस काम को करेंगे। इसलिए सारे लोग प्लानिंग करने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि लॉरिया हमेशा ही गार्ड से घिरा हुआ होता है और वो घर के अंदर ही होता है। लेकिन संडे के दिन उसका पूरा का पूरा परिवार चर्च जाता है। तब सारे के सारे गार्ड्स बाहर होते हैं और गिने चुने गार्ड्स ही अंदर होते हैं और यही सही मौका है जब हम घर के अंदर दाखिल होंगे। फिर हम सारे पैसों को लूटेंगे और उसके साथ साथ हम लॉरिया को भी मार देंगे और पूरे घर को आग लगा करके निकल जाएंगे। और इस बीच हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट का वक्त है। तब सब इस प्लान के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन रेड फ्लाई कहता है कि हमें एक वैन की जरूरत पड़ेगी, तभी हम पैसों को वहाँ से बाहर निकाल पाएंगे। तब पोप कहता है कि वैन अंदर चला जाएगा, जिस लड़की ने मुझे यह खबर दी थी वही वैन को लेकर के वहाँ पे आएगी। इसीलिए अब पोप फिर से पहुँचता है वाना के पास और कहता है कि तुम्हें मेरा एक और काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को दोनों को नया पासपोर्ट दूंगा और तुम लोग आसानी से इस देश को छोड़ करके जा पाओगे और उसके साथ साथ मैं तुम्हें $2 मिलियन भी दूंगा, जिससे तुम लोग पूरी जिंदगी ऐश कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें मेरा सिर्फ एक काम करना है, संडे के दिन तुम्हें वैन लेकर के आना है लॉरिया के घर। और एवाना भी इस बात के लिए मान जाती है। इसलिए अब पोप सबको लेकर के जाता है कंटेनर में और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हथियार है। फिर पोप सबको बताता है कि ये सारे के सारे हथियार यहीं पे बने हैं, इसीलिए अगर बाद में किसी को हमारा हथियार मिला तब उसे लगेगा कि यहीं के लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, इसीलिए हम पे कोई भी शक नहीं करेगा। और जल्दी यहाँ पे चॉपर भी आ जाएगा, लेकिन चॉपर के लिए हमें $3 मिलियन देने पड़ेंगे। और इतना कहने के बाद वो उस पूरे घर की वीडियो दिखाता है जिसे योहाना ने रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पर ये लोग टेबल पे बहुत सारे पैसे देखते हैं और इन्हें लगता है कि ये इनका पैसा है जिसे ये लोग लूटने वाले हैं। इसीलिए अब सब तैयार होने लगते हैं और संडे का दिन आ जाता है। तब सुबह सुबह लॉरिया की पूरी फैमिली यहाँ से निकल जाती है और सारे गार्ड्स भी। और अब घर में सिर्फ लॉरिया है और उसके साथ साथ 3 गार्ड्स। तभी यहाँ पे योहाना आ जाती है वैन लेकर के और उस वैन के पीछे एक कार है। तब गार्ड उसे रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर योहाना कहती है कि मैं बस यहाँ पे गाड़ी रखने आई हूँ, मैं गाड़ी रखूंगी उसके बाद उस कार में बैठ करके लौट जाऊंगी। इसीलिए गार्ड उसे अंदर आने देता है। लेकिन वो जैसे ही वैन को लगाती है पोप की टीम यहाँ पे चली आती है और वो एक एक करके सारे के सारे गार्ड्स को बेहोश करने लगते हैं। वो किसी को भी नहीं मारते और वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उन्हें पीटते हैं और उन्हें घायल कर
देते हैं। फिर वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और चारों तरफ पैसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन जिस टेबल पे पैसा था अब उस टेबल पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए सब गुस्सा होने लगते हैं और रेड फ्लाई कहता है कि उस लड़की ने हमें धोखा दिया है, यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं है। तब पोप कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब सारे लोग शांत होते हैं तब उन्हें पेंट की बू आती है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे ताजा ताजा दीवार पे पेंट हुई है, यानी कि पैसे उसी के अंदर है। फिर पोप यहाँ पे दीवार को खटखटाने लगता है और उसे पता लग जाता है, इसीलिए जल्दी ये लोग दीवार में छेद करते हैं और फिर इन्हें इतना सारा पैसा दिखता है जितने पैसे की इन्हें उम्मीद नहीं थी। इसीलिए सारे लोग पैसे को देख करके पागल होने लगते हैं और जल्दी जल्दी वो बैग्स में पैसे भर रहे होते हैं और पैसे भरने के बाद वैन में भी रखने लगते हैं और वो एक के बाद एक दीवार ऐसे ही तोड़ते रहते हैं। तभी जल्दी इनका बैग खत्म हो जाता है, लेकिन तब भी इनकी भूख नहीं मिटती। फिर ये घर का सारा लगेज लाते हैं और उसके अंदर पैसा भरने लगते हैं। तब पोप इन्हें बार बार रुकने के लिए कहता है, लेकिन रेड फ्लाई नहीं रुकता और वो ऐसे ही पैसे भरते जाता है। तब पोप कहता है कि अभी हमें लोरिया को भी ढूंढना है, वो इसी घर के अंदर कहीं छुपा हुआ है। इसीलिए अब सारे लोग लोरिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब वो एक कमरे के अंदर जाते हैं तभी अलमारी के पीछे से एक दरवाजा खुलता है और लोरिया यहाँ पे बेनी पे गोली चला देता है, लेकिन अब पॉप उसे मौत के घाट उतार देता है और देखते ही देखते लोरिया की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब 40 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसीलिए सारे के सारे गार्ड्स वापस आ जाते हैं। तब ये लोग कहते हैं कि हम पीछे से जाएंगे, लेकिन रेड फ्लाई अब पागल हो चुका है, इसीलिए वो कहता है कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम सामने से जाएंगे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम सबको मार गिराएंगे। इसीलिए लोग आगे निकलने लगते हैं और जितने भी गार्ड्स इनके सामने आते हैं वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। फिर ये लोग घर को आग लगा देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अब सारे लोग दुखी हैं क्योंकि वो किसी को भी नहीं मारना चाहते थे। फिर ये पहुंचते हैं अपने एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे, तब इन्हें चॉपर के साथ वो आदमी मिल जाता है, इसीलिए ये लोग उसे $3 मिलियन देते हैं और वो आदमी यहाँ से चला जाता है। तब ये सारे पैसों को लोड करने लगते हैं। तब कैटफिश कहता है कि इन पैसों का वजन बहुत ही ज्यादा है और शायद इतने पैसों को लेकर के हम ना जा सके। तब रेड फ्लाई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बात करते हो, इतनी गाड़ी तो मुझे भी पता है, हम आराम से इन सारे पैसों को लेकर के जा सकते हैं। तब कैटफिश कहता है कि हम इसे लेकर के जा सकते हैं, लेकिन 2000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतने वजन के साथ वो खतरनाक हो सकता है और हमें 2 बड़े बड़े पर्वतों को पार करना है। लेकिन रेड फ्लाई किसी की नहीं सुनता। तब कैटफिश को भी यह बात माननी पड़ती है। तभी यहाँ पे इवाना आ जाती है अपने भाई के साथ और उन्हें देखने के बाद रेड फ्लाई कहता है कि इनका भी वजन हम नहीं उठा पाएंगे, ऑलरेडी हमारा वजन ज्यादा है। तब हमें पता लगता है कि अब रेड फ्लाई धीरे धीरे पागल हो रहा है और वो चाहता है कि वो इन दोनों को मार दे, लेकिन पोप उसे मना करता है और कहता है कि मैंने उनसे वादा किया है, इसीलिए मैं उन्हें सरहद पार करवाऊंगा। फिर वो दोनों आकर के बैठ जाते हैं प्लेन में और ये लोग जैसे ही सरहद को पार करते हैं ये लोग इवाना और उसके भाई को नीचे उतार देते हैं और पोप उन्हें 2 मिलियन की जगह $3 मिलियन देता है और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट और वीजा भी। फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद अब इन्हें बड़े बड़े पर्वत मिलते हैं। तब कैटफिश परेशान होने लगता है, इसीलिए वो सबको कहता है कि कुछ पैसों को हमें नीचे गिराना पड़ेगा, लेकिन रेड फ्लाई इस बात के लिए राजी नहीं होता। लेकिन बाकी लोग कुछ पैसों को नीचे गिरा देते हैं और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब आखिरी पर्वत को ये लोग क्रॉस करने वाले होते हैं तभी इनका चॉपर खराब हो जाता है और वो क्रैश करने लगता है। इसीलिए कैटफिश सबसे पहले पैसों को नीचे गिराता है, लेकिन जल्दी ही इनका चॉपर भी क्रैश हो जाता है। लेकिन सब लोग ठीक होते हैं। तब ये देखते हैं कि यहाँ के गांव वाले उनको पैसों को लूट रहे हैं। फिर सारे लोग पहुंचते हैं गांव वालों के पास और कहते हैं कि ये पैसे सरकार के हैं और हम लोग मिलिट्री वाले हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते। तब रेड फ्लाई गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पे 3 लोगों को शूट कर देता है और यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके पिता को रेड फ्लाई ने मार दिया है। तब रेड फ्लाई जाता है गाँव के मुखिया के पास और उन्हें बहुत सारे पैसे देता है और बदले में उनसे बहुत सारे खच्चर लेता है। फिर ये लोग पैसों को खच्चर पे लादते हैं और यहाँ से लेकर के निकल पड़ते हैं समंदर के पास जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे एक जहाज इनका इंतजार कर रहा है। फिर ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं और इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये लोग फिर से पर्वतों पे जाते हैं एक खच्चर नीचे गिर जाता है बहुत सारे पैसों के साथ और आगे रास्ता और भी खराब होने लगता है। इसीलिए समझ जाते हैं कि खच्चर अब इनके किसी काम के नहीं है। फिर ये पैसों को रस्सी से नीचे उतारने लगते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है और यहाँ पे ठंड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए लोग ठंड से बचने के लिए एक बोरी पैसे जला देते हैं और उससे आग सेकते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है इन पे हमला होने लगता है। तब ये सारे लोग फैल जाते हैं और उनका सामना करने लगते हैं। तभी एक लड़का गोली चलाता है और वो गोली आकर के लगती है रेड फ्लाई के सर में और यहीं पर रेड फ्लाई की मृत्यु हो जाती है। तब तक पोप उस लड़के को भी मार देता है। फिर वो दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं और बेनी यहाँ पे अपने भाई पे गुस्सा है और उसे लगता है कि आग जलाने की वजह से दुश्मन यहाँ पे आ गए। तब पोप उन्हें अलग करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वही लड़का था जिसके पिता को रेड फ्लाई ने मारा था, इसीलिए वो यहाँ पे सिर्फ रेड फ्लाई को मारने आया था। लेकिन अब हम रेड फ्लाई की लाश को कैसे भी यहाँ से लेकर के जाएंगे और सारे के सारे पैसों को भी, क्योंकि यही उसका सपना था। इसीलिए अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और कई दिनों का सफर पूरा करते हैं। लेकिन अब इन्हें शक होने लगता है कि वो जहाज अभी तक समंदर के पास है या नहीं। इसीलिए ये लोग सबसे पहले आगे भेजते हैं मिलर को
और मिलर जाता है समंदर के पास और एक दिन के बाद वापस आता है। फिर कहता है कि वो जहाज अभी भी वहीं पे है और मैंने उसे रुकने के लिए कहा है एक दिन और। लेकिन मिलर ये भी कहता है कि बहुत सारे लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं, इसीलिए हम इतने सारे बैग्स को लेकर के नहीं जा पाएंगे। तब ये लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग ज्यादातर बैग्स को नीचे फेंक देंगे और सिर्फ एक एक बैग उठाएंगे और उसके साथ साथ रेड फ्लाई की लाश को। इसीलिए ये लोग एक खाई में सारे बैग्स को फेंकने लगते हैं और पोप कहता है कि जल्दी ही यहाँ पे बर्फ गिरेगी, फिर किसी को भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे बैग्स भी हैं। इसीलिए ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक बच्चा इन पे बंदूक तान देता है, लेकिन पोप अब किसी को नहीं मारना चाहता, इसीलिए वो उस बच्चे को बांध देता है और उसे कुछ पैसे देता है और उसकी गाड़ी लेकर के ये लोग भागने लगते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग इनके पीछे लगे हुए हैं और ये ऐसे ही भाग रहे हैं। तभी ये अलग हो जाते हैं और मिलर जाकर के एक छोटी सी नाव लेकर के आता है। फिर ये सारे लोग नाव में बैठते हैं और उससे भागते हुए पहुंच जाते हैं बड़ी जहाज के पास और बड़ी जहाज के पास पहुंचने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी ही अपने देश भी पहुंच जाते हैं। फिर ये सारे पैसों को बाहर निकालते हैं और यहाँ पर एक वकील को बुलाते हैं। अब इनके पास होते हैं 53 लाख रुपए और अब सबके हिस्से में $1-1 मिलियन आ रहे होते हैं। तब वो वकील कहती है कि मैं इन सारे पैसों को वाइट कर दूंगी और हर एक महीने थोड़े थोड़े पैसे तुम लोगों को मिलते रहेंगे। तब एक एक करके सारे लोग निश्चय करते हैं कि इन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए और कहते हैं कि ये सारा का सारा पैसा जाना चाहिए रेड फ्लाई के परिवार के पास और सब इस बात से राजी हो जाते हैं। इसीलिए अब सारे यहाँ से निकलने लगते हैं और सब बहुत दुखी हैं। लेकिन जब बेनी यहाँ पे पोप से मिलता है तब वो उसे एक पर्ची देता है और कहता है कि एक दिन हम फिर से इकट्ठा होंगे। फिर जैसे ही पोप उस पर्ची को देखता है उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और हमें पता लगता है कि ये कोऑर्डिनेट्स उसी जगह के हैं जहाँ पे इन लोगों ने सारे के सारे पैसों को छुपाया है। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है।